चौधरी जी के परिवार को, स्कूल की मैनेजमेंट को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने ये विद्यालय का नाम शहीद आजम भगत सिंह जी के नाम पे रखा है। वो शहीद आजम भगत सिंह जिनका संघर्ष हुआ था मृत्यु के साथ, जिंदगी का ऐसा एक संघर्ष आपके सामने उदाहरण है जिसमें भगत सिंह का संघर्ष हुआ मृत्यु के साथ, और मृत्यु जब भगत सिंह जी के शरीर में पहुंचने वाली थी, यानी उनको शारीरिक रूप से खत्म करती, पर उससे पहले वो उस मृत्यु को जीत गए और नजर अमर होकर हर हिंदुस्तानी के दिल में बस गए। तो उस शख्सियत ने जिसने मृत्यु को भी हराया, उस शहीद आजम भगत सिंह जी के नाम पे ये स्कूल बनाया गया है। मेरे से पहले हरियाणवी राजनीति के माध्यम से जिस भाई ने भगत सिंह जी को याद किया, और उससे बाद जैसे छोटे छोटे छात्र छात्राओं ने भगत सिंह जी के जीवन को आपके सामने रखा। भगत सिंह जी का योगदान इस देश के लिए किया गया, उनका त्याग, उनके कार्य इतने ज्यादा है कि अगर हम दिन रात भी उसकी चर्चा करेंगे वो चर्चा समाप्त नहीं हो पाएगी। पर मैं एक बात कहता हूं आपको, जैसे अभी उनका फांसी का दृश्य दिखाया गया, 23 मार्च 1931 को जब भगत सिंह जी को अंग्रेजों ने रात को शाम को चुपके से फांसी दे दी, एक दिन पहले, जो इतिहास में कभी हुआ नहीं था, शाम को फांसी दे दी, और तो और उनकी लाशों के भी छोटे छोटे टुकड़े कर दिए थे। उनको डर था कि अगर इनके शरीर भी भारतवासियों के बीच में जाएंगे तो देश के लोग आंदोलित हो जाएंगे। पर भगत सिंह जी को लग रहा था कि हमने 23 मार्च को 1931 को भगत सिंह को हिंदुस्तान से खत्म कर दिया है, हमने भगत सिंह को मिटा दिया है। पर मैं कहता हूं, ये गंगा नहरी गांव, ये रिंकू जी चौधरी जी का परिवार, ये असम, ये हरियाणा उस जालिम हुकूमत अंग्रेजों को बताना चाहता है और बता भी रहा है कि हमारा भगत सिंह तब भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगा। इन्हीं के शब्द है जो उन्होंने अपनी जेल डायरी के अंदर लिखे हैं। तो इसी चीज को मैं कहता हूं कि रिंकू जी, आपका परिवार, वो अंदाज जो सिद्धांत उन्होंने दिया था कि शिक्षित होना पड़ेगा, शिक्षित व्यक्ति सही और गलत का चुनाव कर सकता है, किसी और को जीने में मदद भी कर सकता है। और बहुत ही संक्षेप में आपको एक भगत सिंह जी का परिचय भी देता हूं। जैसे मैंने कहा, अगर चर्चाएं होंगी तो दिन रात लग जाएगा, पर उनका किया हुआ योगदान, त्याग, उसकी बात नहीं खत्म हो पाएगी। अगर हम बात करते हैं भगत सिंह जी की, तो हमारी एक नहीं 5-5 6 पीढ़ियों ने मां भारती की रक्षा करने के लिए अपने प्राण त्यागे हैं। यहाँ पे इतिहास के छात्र भी होंगे, अध्यापकगण भी हैं जो हमें शिक्षा प्रदान करते हैं, और छात्र के रूप में आप सारे बच्चे उसको प्रदान भी पढ़ते भी हैं और सीखते भी हैं। आप लोगों ने इतिहास में एक नाम सुना होगा, महाराजा रणजीत सिंह। वो महाराजा रणजीत सिंह जब हमारे देश में अफगान लुटेरे आया करते थे, तो महाराजा रणजीत सिंह के नेतृत्व में एक संघर्ष किया गया और उस अफगानिस्तान को जीता गया, जिसको अमेरिका आज भी ड्रोन हमले करके नहीं जीत पाया था। उस महाराजा रणजीत सिंह जी की फौज के अंदर सेनापति हुआ करते थे भगत सिंह जी के परदादा सरदार फतेह सिंह। यानी जब भी हमारी मां भारती पे तब भी हमला हुआ था, तो भगत सिंह जी के परदादा सरदार फतेह सिंह उस फौज के अंदर सेनापति हुआ करते थे। उसी तरह भगत सिंह जी के दादाजी सरदार अर्जुन सिंह, जो गदर पार्टी आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहे, और हमारे देश में जब आर्य समाज की सोच आई थी जो अंधविश्वास को दूर करती थी, तो उसका संस्थापक सदस्यों में से भी एक थे भगत सिंह जी के दादा अर्जुन सिंह जी। भगत सिंह जी के एक और चाचा जी थे सरदार स्वरण सिंह। मात्र 23 साल की आयु में उनका भी निधन हो गया था, क्योंकि वो अंग्रेजों के खिलाफ अखबारों में लिखा करते थे, जिसे पढ़ के हर हिंदुस्तानी आंदोलित हो जाता था, अपने हक के लिए खड़ा हो जाता था। पर अंग्रेजों ने उनको रोगार से लिखने से और तो और उनसे कोलू के बैल की तरह यात्राएं देके काम कराया। मात्र 23 साल की आयु में उनका भी शहीदी हो गई लाहौर की बिस्तर जेल के अंदर।
भगत सिंह जी के चाचा जी अजीत सिंह जी, जैसे अभी गीत के माध्यम से भी आपने बताया, पगड़ी संभाल करके जो एक गीत है वो उनका दिया हुआ नारा है। आप मेरे सर पे ये पगड़ी देख रहे हैं। हम हिंदुस्तान की किसी भी परंपरा से आते हो, किसी भी धर्म जाति से आते हो, किसी भी प्रांत से आते हो, ये पगड़ी को हम बहुत सम्मान के साथ बांधते हैं। और ये पगड़ी हमारी भारतीय परंपरा में हमारा ताज होता है। पर एक समय ऐसा आ गया था, अंग्रेजों द्वारा ऐसा कर लगा दिया गया था हमारे देश के किसानों के ऊपर, ये पगड़ी मजबूर हो गई थी उनके पैरों तले रोदे जाने के लिए। तब भगत सिंह जी के चाचा जी अजीत सिंह जी ने एक नारा दिया था, और तब भारत का किसान जागा और अपनी पगड़ी को संभाला, अपने सर के ताज को संभाला। तो 7 समुंदर पार जो अंग्रेज कहा करते थे कि हमारे राज्य में सूरज नहीं डूबता, उस डबो के दिखा दिया था जब उस पगड़ी को हमने अपने ताज के रूप में पाया था। भगत सिंह जी के पिताजी किशन सिंह जी, जो लाला लाजपत राय जी के साथ अंग्रेज को लोहा लेते रहे सारी उम्र, अपनी जीवन लीला उसमें लगा दी। या माताएं मेरे सामने बैठी हैं, क्योंकि देखिए माताएं या जो माता पिता होते हैं वो आने वाली पीढ़ी यानी बच्चों के सबसे पहले गुरु होते हैं, सबसे पहले अध्यापक वही होते हैं। आज के समय में अगर हम देखें, संस्कार दाता माता पिता की बहुत जरूरत है हमारे देश को, हमारे समाज को। और मैं तो ये भी मानता हूं, यहां बैठे एक एक व्यक्ति के साथ मेरा हमेशा यही मानना रहा है कि शहीद आजम भगत सिंह जी का मैं कोई अकेला वारिस या वंशज नहीं हूं। हर हिंदुस्तानी यहां बैठा एक एक व्यक्ति भगत सिंह जी का वारिस और वंशज है। और मेरी परंपरा और आपकी परंपरा एक है, और आपका और मेरा नाता तो 23 मार्च 1931 को और भी ज्यादा पक्का हो गया था, क्योंकि मेरी परंपरा और आपकी परंपरा एक है, जो हमारी भारतीय परंपरा है कि हमें सर कटाना मंजूर है पर सर झुकाना मंजूर नहीं है। उसी परंपरा को जीते हुए भगत सिंह परिवार, जैसे मैंने कहा, जब 23 मार्च 1931 को भगत सिंह जी ने हंसते हुए फांसी का फंदा चूमा था, मैं मानता हूं यहाँ बैठे एक एक परिवार के साथ भगत सिंह का नाता उसी से जुड़ गया। तभी एक परिवार, जैसे मेरे पहले वक्ताओं ने बोला कि भगत सिंह जी ने कहा अंग्रेज मुझे मार सकते हैं, पहले से ही मिलते हैं। और आज मैं रिंकू का बहुत धन्यवाद करूंगा भाई, है उन विचारों के साथ आज शारीरिक रूप से भी मिलने का मौका मिला है कि मैंने भगत सिंह के परिवार वालों को यहाँ देखा, जो हिंदुस्तान के लिए या देश के लिए या समाज के लिए जी रहे हैं। जैसे मैंने कहा, संस्कार दाता माता पिता की आज बहुत आवश्यकता है। जानवर भी माता पिता बन जाते हैं, पर एक संस्कार दाता माता पिता जब तक नहीं बनेगा, हमारे आने वाली पीढ़ियों में दोबारा भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद या रानी लक्ष्मीबाई जैसे सिद्धांत नहीं आ पाएंगे। तो मैं माताओं बहनों से यही कहना चाहूंगा, जैसे मैंने आपको 4 पीढ़ी का हमारी का उदाहरण दिया, वो इसलिए ही दिया कि भगत सिंह कैसे क्रांतिकारी भगत सिंह बना, जब उनकी माता जी यानी मेरी परदादी विद्यावती, जिन्हें पंजाब माता भी कहा जाता है सम्मान से, भगत सिंह जी की माता जी, अगर भगत सिंह जी को हमारे वीर पुरुषों के बारे में या अपनी सभ्यता अपने संस्कारों के बारे में ना बताती, तो हमारे बीच में वो क्रांतिकारी भगत सिंह नहीं आ पाता। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, आज आवश्यकता है संस्कार दाता माता पिता की हमारे समाज में, हमारे घरों में आने की। मैंने जैसे कहा, मेरे सामने माताएं बैठी हैं काफी तादाद में। जैसे माओ का, जैसे हमारे घरों में कोई बच्चा जब पैदा होता है तो हर माता पिता का दिल व्याकुल होता है, उत्साह से भर जाता है कि हमारे आने वाले बच्चे का कल कैसे होगा। घर को हमने रखा हुआ है, जहाँ हर भारतीय जाता है वहां पे भी वो कुंडली पड़ी है। तो माँ ने जैसे पूछा पंडित जी से उत्साह होकर कि मेरे बच्चे का आने वाला कल कैसा होगा, मुझे बताइए। तो पंडित जी ने कहा, इस बच्चे के नक्षत्र देख के, सितारे देख के तो ऐसा लगता है ये आपका बेटा बहुत नाम कमाएगा, बहुत शौहरत हासिल करेगा, ऊंचे से ऊंचे पदों पर जाके आसीन होगा, और हो सकता है सम्मान के रूप में उसके गले में 9 लाख का हार भी आएगा। एक उदाहरण उन्होंने दिया। पर जब मुझे ये बात पता चली, मैं तो मानता हूं कि पंडित जी की भविष्यवाणी सच हुई। वो 9 लाख का हार फांसी का फंदा बन के भगत सिंह जी के गले में आया, और आज वो हर हिंदुस्तानी के दिलों में राज भी करते हैं, उस सिंहासन में जाके वो बैठे। इसी तरह जैसे मैंने कहा कि हमें
इन सबको जानने की बहुत जरूरत है। मैंने आपको बताया, जैसे आप लोग यहाँ पे सब मौजूद हैं, ये सारी मैनेजमेंट यहाँ मौजूद है, आप सब बहुत जागरूक हैं। पर मैं एक सवाल आपसे बहुत सरसरी सा पूछना चाहूंगा कि आप लोग ये जानते हैं कि भगत सिंह जी की समाधि कहाँ पे है? क्या कोई पंडाल में मुझे बता सकता है कि शहीद भर के लाहौर सेंट्रल जेल से जब लेके गए सतलुज नदी के किनारे से जलाया जा रहा था, जहाँ पे कुछ भारतीयों ने उसको देखा, परिवार वालों को पता चला, लोग भाग के वहां गए तो अंग्रेज डर गए, कुछ अवशेषों को सतलुज नदी के अंदर डाल दिया और कुछ अवशेष वहीं पड़े रह गए थे। उन अवशेषों को आप कल्पना कीजिए कैसे उस मां ने इकट्ठा किया होगा, कहीं पे उनको अपने बेटे भगत का पैर मिला होगा, कहीं हाथ मिला होगा उस मां को जिसने उस आंचल के अंदर उस अवशेषों को समेटा और अगले दिन उनका संस्कार किया गया। आप जैसे पंजाब के अंदर अमृतसर का बॉर्डर जानते हैं, अटारी बॉर्डर, ऐसे ही पंजाब के अंदर एक और बॉर्डर है हुसैनी वाला, जो फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है। वो जगह है जहां अंग्रेजों ने भगत सिंह जी के टुकड़े टुकड़े करके, जैसे मैं बताना चाह रहा हूं, उनका संस्कार करने की कोशिश कर रही थी मिट्टी का तेल से। तो वो समाधि भगत सिंह जी, राजगुरु सुखदेव जी की पंजाब के फिरोजपुर हुसैनी वाला में बनी हुई है। एक इंडिया पाकिस्तान का वो बॉर्डर है। तो जीवन काल में एक बार जरूर वहां जाइए, उस भगत सिंह जी की मिट्टी को नमन करके जरूर आइएगा, जहां भगत सिंह जी, राजगुरु सुखदेव जी का खून मिला हुआ। प्रेरणा स्थल है वो, धार्मिक जगह है। जैसे मैंने कहा चाहिए जो बच्चों को मंदिर लेके जाए, जो बच्चों को ऐसे वीर पूर्वजों की शहादत वाली जगहों पे लेके जाए जहां पे ये कुर्बान हुए हैं, क्योंकि आने वाली पीढ़ी को हमसे बड़े बड़े बंगले, जमीन जायदाद देके जाए, सिर्फ यही हमारी वसीयत या विरासत नहीं होनी चाहिए। हमारी वसीयत का हिस्सा ये भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ये महाराणा प्रताप, ये सब भी हमारी विरासत और वसीयत का हिस्सा है, जो इन बच्चों को देने का फर्ज हमारा है। हमारा समाज क्या देखे क्या जाने, ये कोई और तय नहीं करेगा। ये आपने और मैंने मिलकर तय करना है कि आने वाली पीढ़ी को सच्चे आदर्शों के साथ मिलाना है, सच्चे नायकों के साथ मिलाना। बॉलीवुड के अनरियल हीरोज देखते हैं, उनके जैसा इनको बनाना है। आज हर समस्या का समाधान ये क्रांतिकारी शहीद है, नहीं तो गलत सियासत हमें कभी धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे बांट देगी। अभी आपने प्ले किया भगत सिंह जी के ऊपर, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह अलग अलग प्रांतों से, अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति से इकट्ठा हुए इस देश के लिए। दोस्ती की मिसाल देखनी हो, भाईचारा का मिसाल देखनी हो, तो इन क्रांतिकारी शहीदों से बड़ा मेरे ख्याल से कोई बड़ा उदाहरण नहीं होगा। हिंदुस्तान को हिंदुस्तान के रूप में अगर हमने बचाए रखना है तो इन क्रांतिकारियों को अपने जीवन के अनुसरण करना होगा। ऐसी कौन सी माँ है जो नहीं चाहती मेरे घर में भी भगत सिंह जैसा बच्चा हो? यहाँ हमारे अध्यापकगण मौजूद है, कौन सा ऐसा अध्यापक नहीं चाहता होगा कि उसका छात्र भी भगत सिंह जैसा हो, जो उसका नाम रोशन करे कि मैंने इसको तालीम दी थी और आज हिंदुस्तान का नाम रोशन कर रहा। आज पड़ोसी को नहीं पसंद करता, इसलिए मैंने कहा इन गलत राजनेताओं को जवाब देने के लिए क्रांतिकारियों का होना बहुत जरूरी है। शहीद राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में अगर यहाँ फोटो दिखाया जाए तो शायद आने वाली पीढ़ी उसको नहीं पहचान पाएगी। अशफाक उल्लाह खां के बारे में यहाँ बताया जाए, 19 साल के करतार सिंह सराभा का चित्र दिखाया जाए तो शायद ये आने वाली पीढ़ी नहीं बता पाएगी। तो कहीं ना कहीं हमारे समाज से भी सवाल उठता है कि हम स्कूल के अंदर, क्योंकि आप लोग जागृत हैं, आप लोग भगत सिंह से प्यार करते हैं, यहाँ पे कोई ऐसी गैलरी भी बनाइएगा जहाँ पे राम प्रसाद बिस्मिल, करतार सिंह सराभा, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद के चित्र भी हो, मदन लाल ठीकरा, राजेंद्र नेहरू, ऐसे कितने सारे जो हमारे शहीद हुए हैं। अगर इनकी बच्चों को एक डिस्प्ले में फोटोज भी दिखाई जाए, कब उनका जन्म हुआ, कब उनकी शहादत हुई, उधम सिंह हो गए, ऐसे महान लोगों के साथ मैं उम्मीद और आशा करता हूँ ये स्कूल जरूर करेगा। और जैसे मैंने कहा 70 साल हमारे देश को आजाद हुए हो गए, हम लोग दोबारा से हमारे समाज के अंदर कोई भगत सिंह आजाद नहीं बना पाए। ये स्कूल जो 70 साल से हमारा देश तरस रहा है किसी भगत सिंह और आजाद के दोबारा आने के लिए, मैं उम्मीद करता हूँ आपकी मैनेजमेंट रिंकू जी का नेतृत्व जरूर देगा, जो भगत सिंह बनके, चंद्रशेखर आजाद बनके, रानी लक्ष्मीबाई बनके हमारे देश का आगे लीडरशिप करेंगे और हमारे देश को बनाएंगे। तो मैं इसी उम्मीद और आशा के साथ आपको और बताता हूँ, 116 दिन की भूख हड़ताल भगत सिंह जी ने जेल के अंदर करी थी। दुनिया का आप इतिहास उठा के देख लेना,
इतनी लंबी भूख हड़ताल आपको कभी कहीं नहीं देखने को मिली। मौत का बदला लिया गया। एक बुजुर्ग आदमी अपने हक के लिए खड़ा हुआ, अंग्रेजों ने बर्बरता के साथ उनका लाठीचार्ज किया और उनकी शहादत हो गई। माताओं बहनों ने घरों के बाहर बताते हैं चूड़ियां रख दी थी। क्या हिंदुस्तान हुकूमत में अंग्रेज वो कौम ही क्या जो गुलामी की जंजीरें ना तोड़ सके, और वो जवानी ही क्या जो दी हुई दुश्मन की चुनौती ना मोड़ सके। उस चुनौती को उन्होंने स्वीकार किया, मेरे को और आपको आजाद हिंदुस्तान दिया। नहीं तो ऐसे खुल के अपने विचार अगर हम रखते थे तो अंग्रेज हमें गोली देते थे, फांसी का फंदा देते थे, काला पानी की सजा देते थे, जहां से आना असंभव होता था। तो आज हमारे पास आजाद हिंदुस्तान है। जैसे गीतों के माध्यम से भी बताया कि भगत सिंह जी की माता जो ने कहती है कि इनकलाब जिंदाबाद जरूर होगा। वो कहते हैं माँ, जैसे मैंने कहा माँ का दिल व्याकुल होता है, अपने बेटे को खोना नहीं चाहती थी, अपने बेटे को खोना नहीं चाहती थी। तो माँ जी ने, भगत सिंह जी की माता जी ने गुरुद्वारे में पाठ रखाया। जैसे मंदिर में एक पुजारी होते हैं तो गुरुद्वारे में भी एक ज्ञानी जी होते हैं जो पूजा पाठ करते हैं, अरदास करते हैं। तो भगत सिंह जी को जब पता चला कि उनकी बेटे जी ने यानी माता जी ने ऐसा पाठ रखाया तो जेल में उनसे मिलने आए। तो उन्होंने कहा माँ आपने पाठ रखाया था गुरुद्वारे में, तो क्या रहा? तो उन्होंने बताया कि गुरु साहब के आगे ज्ञानी जी ने एक अरदास करी है कि गुरु महाराज, माँ तो चाहती है उसके बेटे की सजा टल जाए, पर बेटा चाहता है कि वो इस देश के लिए कुर्बान हो जाए। मैंने दोनों का नजरिया आपके सामने रख दिया है, आपके सामने रख दी है, आपको जो ठीक चले उसको परवान करना। तो मुस्कुरा पड़े कि माँ अब तो गुरु साहिबान भी मेरे साथ है। आपकी अरदास में आपसे बड़ा फर्ज जो माँ भारती का मेरे ऊपर है उसको मैंने निपटाना है, उसको मैंने पूरा करना है, माँ भारती को आजाद करना है। तो माँ बोलती है कि मैं अपने भगत को इतनी छोटी उम्र में खो दूंगी बेटा भगत, तो 23 साल में हमें सबको छोड़ के चला जाएगा, कहाँ मिलेगा मुझे मेरा भक्ता, कहाँ मिलेगा मेरा। मैं ऐसा दिया भी मिला है, इस दिए के अंदर मेरा रक्त मिला हुआ। अंग्रेज मुझे मार सकते हैं, मेरी सोच और मेरे विचारों को नहीं। और माँ भारती की रक्षा करता हुआ आपको जो भी व्यक्ति दिखाई देगा माँ, तो आप समझ लेना वो आपका बेटा भगत है। वो भी यहाँ माताएं मौजूद है जिनके आशीर्वाद से हिंदुस्तान हमेशा विजयी होता रहा है। हमने हिंदुस्तान की आजादी में वीर सपूतों की बात हमेशा की है, पर हम हमेशा ये भूल जाते हैं कि यहाँ वीरांगनाएं भी हुई हैं। अगर भगत सिंह जी की माता जी ने भगत सिंह को खोया, उसके बाद वो रोई नहीं, आजादी के जलसों में, आजादी की लड़ाई के जलसों में वो जाती रही, लोगों को प्रेरणा देती रही। जैसे मैंने राम प्रसाद बिस्मिल जी का उल्लेख, ये पीढ़ी उनको ना पहचान पाए तो स्वर्गों में बैठी उनकी माँ को कितना पीड़ा होती होगी कि जो आजाद हिंदुस्तान मेरे बेटे ने कुर्बान करके ये हिंदुस्तान को दिया है, यहाँ का समाज मेरे बेटे को आने वाली पीढ़ी से भी नहीं मिला पाए। राम प्रसाद बिस्मिल वो व्यक्ति जिनको जब फांसी की सजा दी गई उनका वजन 12 किलो बढ़ गया। ऐसे उदाहरण, ऐसे एग्जाम्पल कहाँ मिलेंगे जो हिंदुस्तान के अंदर बनेंगे। तो मैं उम्मीद और आशा करता हूँ। और एक और चीज मैं आप सबसे आग्रह भी करूंगा, अपील भी करूंगा कि अपने घरों किसी ना किसी क्रांतिकारी शहीद का चित्र जरूर लगाएं। जैसे मैंने कहा ये हमारी विरासत का, वसीयत का हिस्सा है। ये संस्कार अपने बच्चों को जरूर दें कि अपने घर की बैठकों में भी इन शहीदों के चित्र लगाएं, ताकि इनके अंदर वो संस्कार जा सके, वो विचार जा सके। उनको आप जरूर कीजिएगा। मैं उम्मीद और आशा करता हूँ आप लोग ऐसा करेंगे भी, ताकि दोबारा ये बच्चे ना पूछ पाए किसी शहीद का चित्र देख के ये कौन थे, ये क्या थे। अब हमारा फर्ज भी बनता है इनको उनके साथ रूबरू कराना, क्योंकि आपके और मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा उपकार है। इन लोगों की 23 साल 24 साल की जवानियां कुर्बान कर दी थी, तो कम से कम इतना तो हम कर सकते हैं। अगर हमने इनको जीवित भी रख लिया अपने दिलों में, अपनी आने वाली पीढ़ी के अंदर, मैं आपसे वादा और दावा करता हूं, जिन परिवारों ने इन भगत सिंह या इन महान क्रांतिकारियों के साथ नाता जोड़ लिया, मैं आपको लिख के देता हूं, वादा करता हूं, दावा करता हूं, वो परिवार, वो बच्चा कभी भी अपने कुनबे को, अपने गांव को, अपने मोहल्ले को, अपने देश को रुस्वा नहीं होने देगा। तो मैं आपसे यही कहूंगा, इस चीज का आप लोग आगे निर्वाह करें। बातें बहुत सारी कि आप इस पहल को लेकर चल रहे हैं, भगत सिंह जी को शिक्षा के माध्यम से जीवित रख रहे हैं। और मैं उम्मीद और आशा करता हूं कि यहाँ की मैनेजमेंट भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद
रानी लक्ष्मीबाई जरूर लाएंगी और एक संग्रहालय जरूर आप लोग बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्यार का। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र जी। अब मैं मीनाक्षी हेमा, उसके साथ साथ रौनक पटेल जी को भी आप इसके अलावा प्रवीण को कबड्डी परेड के आप एक बार मंच पर आ जाइए, जल्दी आइए सर।